हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इनकम टैक्स दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम लोग क्विकली रिकैप करेंगे। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आईएफओएस के साथ में। देखो, बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे तीन सेक्शंस के साथ में डील करना पड़ेगा। ओके, एक रहेगा सेक्शन नंबर 56, एक है सेक्शन नंबर 57 और एक है सेक्शन नंबर 58। ठीक है, तो सवाल है सेक्शन नंबर 56 है किस चीज का। तो बच्चों, दिस इज योर चार्जिंग सेक्शन। आईएफओएस का चार्जिंग सेक्शन जो है वो कौन सा है बताओ? सेक्शन नंबर 56। हर हेड ऑफ इनकम में आपने देखा होगा कि देर इज चार्जिंग सेक्शन। तो आईएफओएस का चार्जिंग सेक्शन 56 है। तो 56 नंबर के सेक्शन से आपको पता चलेगा कि कौन सी इनकम को आईएफओएस में आपको चार्ज करना है। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ नथिंग बट योर चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 57 की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 57 में आपको मिलेंगे अलावेबल डिडक्शंस, अलावेबल डिडक्शंस फ्रॉम इनकम फ्रॉम आईएफओएस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब आप आईएफओएस की इनकम निकालोगे तो किन किन चीजों का आपको डिडक्शन मिल सकता है, ये आपको सेक्शन नंबर 57 में मिलेगा। और एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 58। तो हमें यहां पर क्या सीखना पड़ेगा बच्चों? डिडक्शन नॉट अलावेबल, डिडक्शंस नॉट अलावेबल। तो ऐसे और कुछ डिडक्शंस है जो हम लोगों को नहीं मिल सकते अंडर द हेड आईएफओएस। ओके, तो गाइस, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम लोग सीधे एग्जाम की ओर चले जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका ये सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 56, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें नो डाउट कुछ सब सेक्शंस है, कुछ क्लॉजेस है, यही हमें बहुत ज्यादा फोकस करके देखना है। ये एक बार जस्ट आपकी रीडिंग भी हो जाए तो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं बढ़ता हूं जरा सा आगे, बात करता हूं सेक्शन नंबर 56 की। ठीक है, तो बच्चों एक बात आपको बता दूं कि आपके आईएफओएस में तीन टाइप्स की इनकम जा सकती है। ओके, तीन टाइप्स की इनकम। एक तो कुछ इनकम्स है जो स्पेसिफिकली आईएफओएस के ही अंदर चार्ज होगी। कुछ इनकम्स ऐसी है जो कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप सीधे आके कहां पे गिर जाएगी? आईएफओएस के अंदर ही आएगी। तो ऐसी कुछ इनकम्स है जो हमें देखनी है। ऐसी भी कुछ इनकम है इफ नॉट चार्ज इन पीजीबीपी, इफ नॉट चार्ज इन पीजीबीपी, तो वो जाके चार्ज होगी कहां पे बताओ? आईएफओएस के अंदर। ठीक है, मतलब अगर कुछ इनकम्स चार्जेबल नहीं है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में, तो वो आईएफओएस के अंदर जाके चार्ज होंगी। और इसके अलावा लास्ट में है कुछ रेसिडुअल इनकम, कुछ है रेसिडुअल्स इनकम। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी इनकम जो कहीं किसी हेड में नहीं जाएगी, तो वो चुपचाप आप लोग कहां पे डाल देना? आपके इस सेक्शन नंबर 50 दैट इज आईएफओएस के अंदर डाल देना। ओके, तो मैंने तीन कैटेगरीज में इसका डिवीजन कर दिया है। कुछ इनकम स्पेसिफिकली आईएफओएस के ही अंदर चार्ज होगी, कुछ इनकम्स अगर पीजीबीपी दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन उसमें चार्ज ना हो, तो जाके वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चार्ज होगी। और कुछ आपकी रेसिडुअल इनकम्स होती है। ओके, मतलब जो किसी हेड में ना जाए, तो वो सीधे सीधे आके चार्ज कहां पे होगी बताना? आपके इस सेक्शन नंबर 56 दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब मैं यहां पर भी आपको बताऊं तो यहां आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो गाइस, हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं ऐसी इनकम्स की जो सिर्फ और सिर्फ आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही चार्ज होगी। ओके, तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं इनकम्स स्पेसिफिकली चार्जेबल, स्पेसिफिकली चार्जेबल इन आईएफओएस। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे जाके चार्ज होगी बताओ? आपके आईएफओएस में ही चार्ज होगी। ओके, अब बच्चों इसमें सीक्वेंस तो कुछ भी रहने दो, बट मैं आपको सिंप्लिसिटी के साथ में समझाने के लिए इसका सीक्वेंस थोड़ा सा मॉडल से चेंज करूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं आपका कैजुअल इनकम का पार्ट। ओके, विच इज सेक्शन 56 टू बी। ओके, 56 टू 1 बी आप लोग बोल सकते हो। इस सेक्शन को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सेक्शन किस चीज का है? तो सेक्शन है आपके कैजुअल इनकम्स का। ओके, अब कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है? तो सिंपली स्पीकिंग, जो भी लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कार्ड्स,
पजल्स वगैरह, क्रॉसवर्ड पजल्स, इन सब चीजों से या किसी भी सॉर्ट ऑफ गेम से अगर आपको इनकम जनरेट होती है तो इसे आप लोग कैजुअल इनकम बोलोगे। ओके, तो बच्चों याद रखना, ऐसी जो भी कैजुअल इनकम रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ आपके आईएफओएस के ही अंदर आके चार्ज होने वाली है। ओके, भले ही कोई बंदे का मान लो कार्ड खेलना ये उसका बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब वो उसके अलावा कुछ काम नहीं करता, बट स्टिल समझ के चलना बच्चों, ये जाके चार्ज होगा और सिर्फ कहां पे चार्ज होगा, आपके आईएफओएस में ही चार्ज होगा। ओके, एक बात याद रखना, ये जो कैजुअल इनकम्स होती है इसको सेक्शन 115 बीबी के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, और वो टैक्स फ्लैट 30% से लगता है। ओके, और इसके अंदर 4% का आपका जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। एंड यू नो वेरी वेल, ये 4% इस 30% पे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आई हैव टोल्ड ऑल अबाउट योर कैजुअल इनकम। एक बात और याद रखो, ये जब भी आप कैजुअल इनकम निकालते हो तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, आप चैप्टर 6A के भी डिडक्शन नहीं ले सकते हो। ये सब उसका जब नंबर आएगा तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल बस इतना ध्यान में रखो, कैजुअल इनकम स्पेसिफिकली चार्जेबल अंडर द हेड आईएफओएस। सेक्शन क्या है बताओ, सेक्शन 56(1)(b। ओके, और ये सेक्शन 115 बीबी के हिसाब से इसे टैक्स का रेट लगता है, एंड दैट इज 30% प्लस आपका 4%। याद रखो, ये जो 115 बीबी है ये रेट के लिए है, और चार्जेबल अंडर द हेड आईएफओएस के लिए ये सेक्शन है। ये सेक्शन बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आईएफओएस में चार्ज होगा, और सेक्शन 115 बीबी इसके ऊपर का आपको टैक्स बताएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज 56(1)(b। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 56(7)(b। ओके, अब हमारा जो सेकंड सेक्शन है हमारे स्टडी में वो कौन सा है बताओ, 56(7)(b। ओके, इस सेक्शन को मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, शांति से समझ लेना, हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, मान लीजिए देर इज वन क्लोजली हेल्ड कंपनी। ओके, क्लोजली हेल्ड कंपनी को सिंपली बता दूं तो जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है, इन शॉर्ट आपकी प्राइवेट कंपनी बोल दो। ओके, मान लीजिए यहां पे एक रेसिडेंट पर्सन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है। ठीक है, हियर देर इज व्हाट, रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब मान लीजिए ये क्लोजली हेल्ड कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए। ठीक है, इस क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर इशू किए, किसे शेयर इशू किए बताओ, रेसिडेंट को शेयर इशू किए, और ये शेयर इशू किए एट प्रीमियम। एट व्हाट, प्रीमियम। तो प्रीमियम का मतलब सबको ही पता है, मोर देन फेस वैल्यू। ठीक है, मोर देन व्हाट, फेस वैल्यू। तो याद रखना बच्चों, अगर ऐसी क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल को लेट्स से मोर देन फेस वैल्यू प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, तो आपका ये जो सेक्शन 56(7)(b है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है बताओ, एक्टिवेट होने लग जाता है। बट यहां टैक्सेबिलिटी कब आएगी, तो ध्यान में रखना, अगर मान लीजिए टैक्सेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे टैक्सेबिलिटी कब आएगी, तो शांति से सुनना, इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब ये जो शेयर्स इस बंदे को प्रीमियम पे इशू करे गए हैं, तो तब जाके आपका ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये एक्टिवेट होगा। बट टैक्सेबिलिटी कब आएगी बताओ, अगर आपकी इशू प्राइस, मतलब आपने जो इशू किया वो ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू होगा, तो जाके यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जनरेट होने लग जाएगी। क्लियर है सबको? अब इसको मैं अगर एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ मॉड्यूल में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं जिससे आपको सब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो बच्चों, ये AP लिमिटेड है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी है, इनके 10,000 शेयर है जिनकी फेस वैल्यू 100 है, और इसको इशू किया 130 में। इसका मतलब प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया तो समझ के चलो ये सेक्शन जो है ये एक्टिवेट हो चुका है। क्लियर हो गई बात, सेक्शन गेट्स एक्टिवेटेड। बट टैक्सेबिलिटी कब आएगी, अगर इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। अब इशू प्राइस जो है ये 130 है और फेयर मार्केट वैल्यू 120 है, तो फेयर मार्केट वैल्यू से आपकी इशू प्राइस ज्यादा है तो डेफिनेटली यहां पर टैक्सेबिलिटी आएगी। बट सवाल है हाउ मच विल बी टैक्सेबल, हाउ मच टैक्सेबल। तो याद रखना बच्चों,
आपके इशू प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू के बीच का जो भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो होगा ये IFOS के अंदर चार्जेबल होगा। ओके, इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड व्हाट, IFOS। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इशू प्राइस 130 है जबकि फेयर मार्केट वैल्यू 120 है। 10 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर्स कर दोगे तो आपको मिलेगा कि कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी अंडर द हेड IFOS। होप सो समझ गया होगा। सेकंड, बी लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू करे जिसकी ऐसा मान के चलो फेस वैल्यू है 100 बट इशू प्राइस है 110, तो ये भी प्रीमियम पे इशू हुआ, तो सेक्शन तो एक्टिवेट हो गया। शेयर प्रीमियम पे इशू करो तो सेक्शन गेट्स एक्टिवेटेड, बट सवाल ये है टैक्सेबिलिटी आएगी क्या? टैक्सेबिलिटी के लिए क्या चेक करना है बताओ? क्या आपकी इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू? तो हमारी इशू प्राइस तो 110 है जबकि फेयर मार्केट वैल्यू 120 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है। अगर वो ज्यादा रहेगी तो समझ के चलना बच्चों, यहाँ पे आपका सेक्शन एक्टिवेट होने के बावजूद टैक्सेबिलिटी कुछ नहीं आएगी, बिकॉज इशू प्राइस कम है और आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है। होप सो सबके दिमाग में गया होगा। ओके, थर्ड केस देख लेते हैं। सीपी लिमिटेड 30,000 शेयर इशू करे, फेस वैल्यू वही घीसी-पिटी 100 है और आपका इशू प्राइस 98 है। बेटा एक बात समझ लो, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहे तो सेक्शन एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो टैक्सेबिलिटी की तो बात दूर रही। तो यहां पे सिंपली सब आपको समझ में आया होगा, 100 का शेयर है 98 पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम नहीं है, तो यहां पे टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, एक्टिवेट ही नहीं होगा सेक्शन, तो टैक्सेबिलिटी तो दूर रही। समझ में आया होगा आपको। फिर डीपी लिमिटेड 100 का इसका फेस वैल्यू है, इशू किया 110 में, मतलब ये प्रीमियम पे इशू किया, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू तो भाई 90 है, मतलब फेस वैल्यू से भी कम है। फेयर मार्केट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो, अगर मान लीजिए आपका इशू प्राइस प्रीमियम पे है, अब यहाँ पे 110 है, ये प्रीमियम पे है, तो सेक्शन एक्टिवेट हो गया। अब बस टैक्सेबिलिटी के लिए इतना चेक करो कि क्या इशू प्राइस इज ग्रेटर देन एफएमवी, तो चेक कर लो, इशू प्राइस 110 है, एफएमवी 90 है, 90 है, तो इसका मतलब ज्यादा है, तो यहां पर टैक्सेबिलिटी आएगी। कितने पे आएगी? डिफरेंस पे। 110 माइनस 90 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 40,000 शेयर पे आपकी टैक्सेबिलिटी आने लग जाएगी। होप सो सबके दिमाग में गया होगा। ओके, नाउ आई एम स्विचिंग अहेड विथ वन थर्ड सेक्शन 56 टू 8। ओके, 56 टू 8। अब ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और इनहैंस कॉम्पेंसेशन। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन। ठीक है, अब ये चीज क्या है आराम से समझ के लेना मुझसे। सपोज बच्चों ये कोई एक इंडिविजुअल है या कोई भी पर्सन है जिसका एक लैंड था, गवर्नमेंट को ऐसे रोड बनाना था, तो इस बंदे का इतना लैंड जो है उस रोड के बीच में आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर बंदे का ये जो इतना लैंड है ये कंपलसरी एक्वायर कर लिया, कंपलसरीली एक्वायर कर लिया। ओके, तो आपको पता ही होगा ये कैपिटल गेन में चार्ज होगा इस बंदे के, वो तो अलग बात है, बट गवर्नमेंट जब कंपलसरीली एक्वायर करती है तो इस बंदे को कॉम्पेंसेशन जरूर देती है, फोकट में कब्जा नहीं करती, कॉम्पेंसेशन जरूर देगी। अब मान लीजिए उस लैंड के लिए इसे कॉम्पेंसेशन मिला 10 लाख, बट बंदा इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, ये बंदा जो है ये सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, तो ये गया कोर्ट ऑफ लॉ में, इसने बोला साहब मेरे को कॉम्पेंसेशन बढ़ा के चाहिए, इतने पे मैं नहीं मानूंगा। ओके, तो लेट्स से कोर्ट का भी डिसीजन आया और इस बंदे को 12 लाख का कॉम्पेंसेशन जो है वो देने के लिए बोला है कोर्ट ने। किसे बोला? गवर्नमेंट को बोला। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इसे यहां पर 2 लाख का एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन आया? एनहांस्ड का मतलब है ज्यादा कॉम्पेंसेशन आ रहा है ओरिजिनल से। ठीक है, कोर्ट ना सिर्फ उसे इनहैंस कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोलेगी बल्कि इंटरेस्ट भी देने को बोलेगी, तो गवर्नमेंट को ना सिर्फ उसे 2 लाख ही देना एक्स्ट्रा के बल्कि उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब सवाल है ये इंटरेस्ट ऑन इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन जो है ये कहां पे टैक्सेबल होगा? देखो ये जो कॉम्पेंसेशन 2 लाख का है ये तो डेफिनेटली कैपिटल गेन में जाके चार्ज होगा। ओके, ये कैपिटल गेन में चार्ज होगा, बट ये इंटरेस्ट कहां पे चार्ज होगा? तो याद रखना ये स्पेसिफिकली IFOS में जाके चार्ज होगा। ठीक है, और ये भी याद रखना इसकी जब चार्जेबिलिटी करोगे
तो मान लीजिए आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसमें से फ्लैट 50% का डिडक्शन माइनस करके जो भी अमाउंट आएगी ये आपके आईएफओएस में जाके चार्ज होगी। ओके, तो ये बात अच्छे से याद रखो। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन मिले तो दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड आईएफओएस, और वो भी 50% का फ्लैट डिडक्शन डिडक्ट करने के बाद चार्जेबल होगा। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी रहेगी, मतलब ये किस ईयर में टैक्सेबल होगा। तो मेरी बात याद रखना, व्हेन रिसीव्ड, मतलब जिस साल में आपको ये पर्टिकुलर कॉम्पेंसेशन मिलेगा उस साल में जाके आप लोग क्या करोगे बताओ, चार्जेबिलिटी करने लग जाओगे। होप सो सबके दिमाग में गया होगा। दिस इज योर 56 to 8, ओके, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और इनहैंस कॉम्पेंसेशन का पार्ट। ठीक है, 3 सेक्शन हम लोगों ने देख लिए। अब नाउ आई एम गोइंग अहेड, आपको आई होप सो याद होगा कि हम ऐसे सेक्शन देख रहे हैं जो स्पेसिफिकली हमारे आईएफओएस के ही अंदर चार्ज होने वाले हैं। ओके, 3 का काम हमने तमाम कर दिया। अब जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, एंड दैट इज योर 56 to 9। 56 to 9, ओके, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इट इज ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड। ओके, इट इज ऑफ व्हाट, एडवांस मनी फॉरफिटेड। अब बच्चों ये एडवांस मनी फॉरफिटेड चीज क्या है, तो देखो बहुत सिंपल से शब्दों में आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है ए, इसकी थी एक लैंड, और इस लैंड को वो बेचने निकला था, किसे बताओ, बी को। बी ने इसको एडवांस दे दिया था 1 लाख रुपए का, बट पता नहीं किसने बी के कान भरे, बी को बोला भाई ये लैंड मत ले, बंदा खराब है। ओके, बंदा कुटाने वाला है। तो बी ने क्या बोला, ठीक है भाई सौदा कैंसिल कर देते, तो इसने सौदा ही कैंसिल कर दिया लैंड का। बट ए के हाथ में जो 1 लाख रुपए आए, उसने बोला भाई ये तो मैं देने नहीं वाला, एडवांस मनी फॉरफिट कर दी। ये एज पर एग्रीमेंट होता है, ये बात याद रखना। तो ए ने 1 लाख रुपए अपने पास ही रख दिया, वो रिटर्न नहीं किया, किसे बताना, बी को। अब इसे बोलते हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड। तो कोई निगोशिएशन आपका चल रहा था रिलेटिंग टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और आपको अगर सपोज कोई एडवांस मिल रखा था और आप सामने वाले को रिटर्न ही नहीं करते, फॉरफिट कर देते वो अमाउंट, तो इट इज कॉल्ड एज एडवांस मनी फॉरफिटेड। सवाल है साहब इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, तो इसकी ट्रीटमेंट अच्छे से समझ के लेना। एडवांस मनी फॉरफिटेड, तो बच्चों आपको ईयर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर ये एडवांस मनी फॉरफिटेड बिफोर बिफोर 1/4/2014 है, अगर एडवांस मनी फॉरफिट जो की है वो 1/4/14 के पहले है, 1/4/2014 के पहले है, तो याद रखना बच्चों इसे शोन एज डिडक्शन, शोन एज डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, मतलब क्या हुआ, जब आप लोग कैपिटल गेन निकालते हो तो आपको भी पता है आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हो, उसमें से डिडक्ट करते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा उसमें से इसे डिडक्शन बोल के बताया जाएगा। सपोज मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी लैंड की 2 लाख रुपए है और मुझे एडवांस में 1 लाख रुपए मिला होगा, तो कैपिटल गेन निकालते टाइम 2 लाख में से 1 लाख माइनस होगा और 1 लाख को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ा जाएगा। ओके, तो ये ट्रीटमेंट होती थी, लेकिन कब, अगर एडवांस मनी फॉरफिट हुई है 1/4/14 के पहले, तो इसे डिडक्शन बोल के बताया जाता था फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, लेकिन अगर ऑन और आफ्टर 1/4/2014, मतलब ऑन और आफ्टर 1/4/2014, अगर मान लीजिए कोई एडवांस मनी फॉरफिट होती है, तो याद रखना ये अब सिंपली आईएफओएस में जाके चार्ज होगी। ओके, 1/4/14 के बाद जो भी एडवांस मनी फॉरफिट हो रही है वो सिंपली कहां पे आएगी बताओ, आईएफओएस में जाके चार्ज होने वाली है। तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, ये दोनों हेड्स में आपको काम आ सकता है, कैपिटल गेन एज वेल एज आईएफओएस, दोनों जगह काम आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर इसके बाद the most and very important section, that is 56 to 10। बॉस आईएफओएस है और 56 to 10 नहीं पता तो आपने देखा ही क्या है आईएफओएस। तो हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखने जा रहे हैं, एंड दैट इज 56 to 10। ओके, तो ये 56 to 10 कौन सा है, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी
और सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन या फॉर inadequate consideration और विदाउट कंसिडरेशन। ओके, तो मान लीजिए आपको कोई सम ऑफ मनी मिली या आपको प्रॉपर्टी रिसीव हुई इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, तो जाके आपका ये सेक्शन 56(2)(10) आपको आईएफओएस में चार्जेबिलिटी करने लगाएगा। ओके, समझ के लेना एक बात। मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, इस पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन बी को मान लीजिए कैश गिफ्ट दे दिया। लेट से कैश दे दी, कितने की कैश दे दी बच्चों? रुपीज लेट से 51,000 की कैश दे दी। ओके, तो याद रखो बच्चों, ये कैश खाली फुकट में दी, गिफ्ट बोल के दे दी। किसको बताना? आपके इस पर्टिकुलर बी नाम के बंदे को। याद रखना, इस बी नाम के बंदे के आईएफओएस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरा के पूरा 51,000 जो है वो टैक्स हो जाएगा। सवाल है सर क्यों? बिकॉज द सेक्शन 56(2)(10) सेज दैट, सेक्शन 56(2)(10) जो है ये बोलता है इफ sum of money received without any consideration, मतलब बिना कोई कंसिडरेशन के सम ऑफ मनी मिलती है एक्सीडिंग ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आपको अगर 50,000 से ऊपर सम ऑफ मनी मिलती है एग्रीगेटिवली, याद रखो एग्रीगेटिवली, तो होल अमाउंट टैक्सेबल एज आईएफओएस, टैक्सेबल एज व्हाट? आईएफओएस। तो पूरी अमाउंट आईएफओएस बोल के चार्ज हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मैं एक एग्जांपल फ्रेम करूं, लेट्स से ये जो आपका ए नाम का बंदा है, इसने मान लीजिए 5,000 का ही कैश गिफ्ट दिया, बट एक सी नाम का बंदा है जिसने इस बंदे को 46,000 का कैश गिफ्ट दे दिया। ओके, सी ने 46,000 का दिया और ए ने 5,000 का दिया। आप बोलोगे सर दोनों में से किसी एक ने भी 50,000 के ऊपर नहीं दिया तो सेक्शन नहीं लगेगा। बिल्कुल गलत। अगर मान लीजिए एग्रीगेटिवली भी 5,000 प्लस 46,000 ये हुआ 51,000 एग्रीगेटिवली इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड आईएफओएस। ओके, ये बात मेरी अच्छे से याद रखना। ये हमने सम ऑफ मनी के लिए दिया। और एक बात याद रखना, होल अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। तो ऐसा मत समझना कि 50 के ऊपर जो है वो टैक्सेबल होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी की पूरी अमाउंट आपकी आईएफओएस के अंदर जाके चार्ज होने लग जाएगी। दिस इज 56(2)(10) का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? 56(2)(10) में बोला गया है इफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ओके, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए, और ये कैसे करिए बताओ? या तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए या फिर विदाउट कंसिडरेशन के लिए। ओके, और यहां पे कुछ लिमिट्स है, तो ये भी आईएफओएस में जाके चार्ज होने वाला है। ओके, बट सर सबसे पहली बात हमको प्लीज बताओ कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता? ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ये समझ के लेना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन निकलते हैं, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो प्रॉपर्टी भाई दो है। क्या? इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो दो ही प्रॉपर्टी है। अच्छा एक बात और बता दूं, यहां पे प्रॉपर्टी मींस लिखा हुआ है। इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी मींस लिखा है, मींस लिख दिया, इसका मतलब है इसके अलावा, मतलब हम जो यहाँ पे पॉइंटर लिखेंगे इसके अलावा कोई चीज टैक्सेबल नहीं होगी। बात समझ के लेना। हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है प्रॉपर्टी मींस, और प्रॉपर्टी मींस लिखा है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आपके इन चीजों के अलावा कोई चीज प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। तो इसके हमने दो पार्ट कर दिए। इमूवेबल में क्या आएगा बेटा? लैंड आएगा और बिल्डिंग आएगा। ओके, ये इमूवेबल की बात करें। मूवेबल में क्या आएगा? तो मूवेबल में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, उसके बाद में ड्राइंग, पेंटिंग,
स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ओके। और लास्ट में यहाँ पे और क्या है बताओ, बुलियन, ओके। बुलियन बोले तो क्या, अगर हम सोने चांदी में अगर लेट से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए लेते हैं, तो वो आपका बुलियन बन जाएगा, ओके। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग और मूवेबल में इतनी चीजें दी है, और ये क्योंकि डेफिनेशन मीन्स है तो मतलब इतना ही ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मीनिंग आता है। इसके अलावा कोई चीज प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कवर नहीं है फॉर आईएफओएस पर्पसेस। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, कार नॉट अ प्रॉपर्टी एज पर आईएफओएस, वॉच नॉट अ प्रॉपर्टी एज पर आईएफओएस, ओके। तो अगर कोई बंदा, लेट से मैं हूं, मैंने किसी मेरे फ्रेंड को लेट से वॉच दे दी, ओके। और वॉच भी कैसे दी, विदाउट एनी कंसिडरेशन दे दी, कोई कंसिडरेशन नहीं बट वॉच दे दी। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, ऐसे केस में क्योंकि वो विदाउट कंसिडरेशन दिया, और हमारा ये तो सेक्शन बोलता है कि भाई विदाउट कंसिडरेशन कोई प्रॉपर्टी देते हो तो आईएफओएस लगेगा सामने वाले के हाथ में। बट मैं वॉच दू तो वहां पे समझ के चलो आईएफओएस नहीं लगेगा। रीजन इज व्हाट, क्योंकि आपकी जो वॉच है ये प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं बैठ रही, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए मींस का डेफिनेशन यूज किया है। वैसे ही बात करते कार की, कार भी इस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर भी मींस वर्ड यूज किया गया है, तो कार भी इसके अंदर नहीं आएगी। तो कोई बंदा दूसरे बंदे को कार गिफ्ट करे, भले ही विदाउट कंसिडरेशन है, स्टिल नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 56 टू 10, याद रखना मेरी बात है, ओके। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एक एक चीजों की। पहले हम लोग धड़ाका लगाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ओके। इसको समझ के लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति से सुनना। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों, तो वो दो प्रकार से दी जा सकती है सामने वाले को, ओके। आईएफओएस में डालने के लिए दो प्रकार से दी जा सकती है। एक तो विदाउट कंसिडरेशन दे दिया, विदाउट कंसिडरेशन दिया, और एक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे आपने सामने वाले को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, ओके। अगर विदाउट कंसिडरेशन मतलब फुकट में आपने कोई लैंड, फुकट में आपने कोई बिल्डिंग किसी और के नाम कर दी, तो इसको बोलेंगे विदाउट कंसिडरेशन। और अगर विदाउट कंसिडरेशन आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके उस पर्टिकुलर लैंड या बिल्डिंग की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000 है, तो फुल अमाउंट आईएफओएस में चार्ज होगी, फुल अमाउंट आईएफओएस में चार्ज होगी, ओके। अगर विदाउट कंसिडरेशन आप लोग लैंड और बिल्डिंग सामने वाले को देते हो, तो याद रखना पूरी की पूरी फुल अमाउंट आपकी आईएफओएस में चार्ज होगी। बट अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50,000 है, तो याद रखना बच्चों आईएफओएस का कोई इंप्लीकेशन नहीं आएगा, ओके। तो ये बात मेरी अच्छे से याद रखो। तो अगर मैं आपको लैंड दे दूं 48,000 के स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का, तो कोई आईएफओएस का चक्कर नहीं रहेगा। होप सो समझ गया होगा। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कमेंटमेंट भी है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इसके मैं करता हूं यहाँ पे दो पार्ट्स, ओके। दो पार्ट्स करता हूं। मान लीजिए अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल कंसिडरेशन, ओके, एक्चुअल कंसिडरेशन। और दूसरा पार्ट, अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन एक्चुअल कंसिडरेशन, ओके। मतलब मेरा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक्चुअल कंसिडरेशन जो है वो मेरी ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। मतलब गवर्नमेंट ने वैल्यूएशन किसी जगह का निकाला है 10 लाख, और मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख में, तो याद रखना ऐसे केस में 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होता। आईएफओएस का 56 टू 10 यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। कब? अगर एक्चुअल कंसिडरेशन ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। क्योंकि बेटा अगर एक्चुअल कंसिडरेशन ज्यादा है तो वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ही नहीं हुआ ना। समझ में आई बात? हाँ, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कब रहेगा? जब गवर्नमेंट बोलती है भाई हमारे हिसाब से वैल्यू ऑफ लैंड आती 10 लाख, बट आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो 8 लाख में, मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो। इन शॉर्ट अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है एक्चुअल कंसिडरेशन से, तो इसके होंगे दो पार्ट्स, इसके होंगे दो पार्ट्स। कौन से दो पार्ट? इफ
difference is, if difference is, अच्छा डिफरेंस किस में, डिफरेंस इन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन, ओके, इनके बीच के डिफरेंस की बात चल रही है। इफ डिफरेंस इज हाइयर देन हाइयर देन हाइयर ऑफ टू, हाइयर देन हाइयर ऑफ टू, हाइयर ऑफ टू क्या, ₹50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, ओके, 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। तो याद रखना ये IFOS में चार्ज होगा। क्या IFOS में चार्ज होगा, जो भी डिफरेंस है वो IFOS में जाके चार्ज होगा, ओके। और अगर इफ डिफरेंस इन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन, ओके, ये अगर नॉट हायर देन हायर ऑफ टू, तो ये डेफिनेटली IFOS में नहीं जाने वाला है। हायर ऑफ टू क्या, यही दो हायर, ओके, ये और ये, इनके हायर से ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वो IFOS में नहीं जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। लगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट बच्चा आई एम टेलिंग यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रहा सा ये जो 10% है, ये अभी अभी अमेंडमेंट आई हुई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब समझ के देख लो एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए मेरी एक्चुअल कंसिडरेशन जो है, मेरी एक्चुअल कंसिडरेशन जो है वो 10 लाख है, जबकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो थी वो 11 लाख थी। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी बताओ, 11 लाख थी। अब ये बात तो पक्की है कि हमारी एक्चुअल कंसिडरेशन कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो ये हुआ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब ये अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो आपको चेक करना है कि डिफरेंस बिटवीन दिस, डिफरेंस कितना है बोलो, डिफरेंस है 1 लाख का। अगर ये डिफरेंस हायर ऑफ द टू से ज्यादा निकला, हायर ऑफ टू से ज्यादा निकला, तो यहां पे IFOS आएगा। हायर ऑफ टू क्या है, ₹50,000, और सेकंड क्या आएगा बताओ, 10% ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यहां पे कितनी है, 10 लाख, तो 10% ऑफ 10 लाख, बोलो कितना आ जाएगा ये, 1 लाख। इन दोनों का हायर क्या है, इन दोनों का हायर है 1 लाख। क्या हमारा डिफरेंस इस 1 लाख से ज्यादा है क्या, तो जवाब है ज्यादा नहीं है। तो सवाल है क्या IFOS में जाएगा क्या, तो जवाब है IFOS में नहीं जाएगा, ओके। होप सो समझ गया होगा। देखो इतना टाइम तो है नहीं, हमें शॉर्टली रिवाइज करना है, तो इसके लिए मैं बस शॉर्टली कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं ऐसे प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी किया होगा, जिससे आपको सिर्फ ये ब्रशअप होते जाएगी कॉन्सेप्ट, ओके। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं इसे में। मान लीजिए आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन जो है वो है 20 लाख रुपीस की, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो थी इसी पर्टिकुलर बंगलो की वो थी 30 लाख। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से वैल्यूएशन तो 30 लाख निकल रहा, और आप ट्रांजैक्शन करके बैठे 20 लाख में, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो हो गया, समझ में आया ही होगा। बट यहां पे क्या होगा बच्चों, याद रखो, यहां पे पहले तो डिफरेंस लो, बोलो हाउ मच इज द डिफरेंस, 10 लाख इज द डिफरेंस। क्लियर हो गई बात, 10 लाख क्या है बताओ, यहां पे डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या हायर ऑफ टू से ज्यादा है क्या, ये चेक करो। हायर ऑफ टू क्या, ₹50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। व्हाट इज योर एक्चुअल कंसिडरेशन, 20 लाख, तो 20 लाख लगा दो। तो मुझे एक बात बताओ, इसका 10% कितना आएगा, 2 लाख, ओके। बताओ इन दोनों में से हायर क्या है, 2 लाख हायर है। तो क्या हमारा डिफरेंस जो कि 10 लाख है वो इस हायर ऑफ द टू से ज्यादा है क्या, तो जवाब है जी हाँ, बहुत ज्यादा है। तो सवाल है क्या IFOS लगेगा क्या, जवाब है जी हाँ, IFOS यहाँ पे लगने लगेगा अंडर सेक्शन 56(2)(10)। होप सो सबके दिमाग में ये बात अच्छे से गई होगी। लास्ट टाइम इसको रिवाइज करा था बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ली जा सकती है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो याद रखना, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी अंडर द हेड IFOS। बट अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 50,000 तो IFOS में कोई चार्जेबिलिटी नहीं आएगी। मैं बात करता हूं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की, तो दो पार्ट किया। अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम है एक्चुअल कंसिडरेशन से,
मतलब मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ऊपर बेच रहा हूं, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है ही नहीं, है ही नहीं, तो आईएफओएस लगेगा ही नहीं। बट अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल कंसिडरेशन, तो याद रखना आपको देखना पड़ेगा डिफरेंस इन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल लॉस हो क्या रहा है। अगर वो डिफरेंस हाइयर देन द 2 है, मतलब 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो वो पूरा के पूरा डिफरेंस आईएफओएस में जाएगा, नहीं तो फिर आईएफओएस में नहीं जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर 56 to 10 का इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट। ओके, अब बात करते इस मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, इसके बारे में याद रखना, ये भी एक तो विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है या फिर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन हो सकता है। ओके, दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर मान लीजिए विदाउट कंसिडरेशन है, तो याद रखो अगर फेयर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000, मूवेबल प्रॉपर्टी में फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है, तो वो अगर 50,000 से ज्यादा है, मतलब आप फुकट में किसी को शेयर दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, और उस शेयर सिक्योरिटी की फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो ये फुल अमाउंट आईएफओएस में चार्ज होगी। ओके, होल अमाउंट आईएफओएस में चार्ज होगी। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दे रहे हो, तो याद रखो अगर डिफरेंस इन फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, ओके, इनके बीच का डिफरेंस इफ ग्रेटर देन 50,000, अगर ये 50,000 से ज्यादा डिफरेंस है, तो ही ये आईएफओएस में आएगा, नहीं तो ये आईएफओएस में नहीं आएगा। ओके, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है किसी चीज की और आप कम भाव में डीलिंग कर रहे हो, क्यों? टैक्स बचाने के लिए। तो ऐसे केस में ये पूरी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर दैट आईएफओएस। होप सो सबको याद रहेगा। ओके, अब द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, आईएफओएस के जो ये 56 to 10 का जो सेक्शन है, हमेशा याद रखना 56 to 10 एप्लीकेबल टू कैपिटल असेट्स। एप्लीकेबल टू व्हाट? कैपिटल असेट्स। ये कैपिटल असेट्स को लगता है, और नॉट एप्लीकेबल टू, याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एप्लीकेबल टू, ये किसे एप्लीकेबल नहीं होगा? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, स्टोर्स एंड स्पेयर। इसका मतलब ये हुआ मेरा अगर धंधा ही प्रॉपर्टी में डील करने का है, तो मैं अगर किसी दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी दूं, ओके, और या सामने वाले का धंधा सपोज प्रॉपर्टी डीलिंग का ही है, तो उस बंदे ने अगर मेरे से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे परचेस किया, ओके, तो उसके हाथ में आईएफओएस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आईएफओएस? बिकॉज उसका काम ही प्रॉपर्टी में डीलिंग करने का है, तो उसके लिए लैंड और बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसको ये 56 to 10 काम ही नहीं करेगा। तो भले ही वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे परचेस कर रहा हो, बट 56 to 10 वहां पर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इट इज द हिज स्टॉक इन ट्रेड। तो ये बात अच्छे से याद रखो। ऐसे ही शेयर्स और सिक्योरिटीज वाले के लिए भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। बट सेक्शन 56 to 10 के कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब जहां पे आपका 56 to 10 अप्लाई नहीं होगा। उसमें सबसे पहला, मैं देखो है तो काफी सारे, बट मैं इंपॉर्टेंट की ही चर्चा करूंगा बिकॉज हमें शॉर्ट में रिकैप करना है। तो ट्रांसफर बाय रिलेटिव्स, ओके, तो अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को ट्रांसफर किया, बट वो एक बंदा कौन है? दूसरे का रिलेटिव है, तो याद रखना रिलेटिव से अगर ट्रांसफर हो जाए तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। इन शॉर्ट में बोलूंगा 56 to 10 में वो टैक्सेबल नहीं होगा। सवाल ये उठता सर रिलेटिव कौन है? शांति से सुनना। सपोज मैं थोड़ा बड़ा निकालता हूं डायग्राम, ध्यान से देखना, इसको अच्छे से दिमाग में रखो क्योंकि काफी क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये सपोज इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल की स्पाउस है, ओके, जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल मेल ही रहे, फीमेल भी हो सकती है, और स्पाउस अपोजिट जेंडर का रहेगा। ओके, तो सपोज ये इंडिविजुअल है और ये उसकी स्पाउस है, तो याद रखो इस इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन कौन है भाई? पत्नी को तो पहले लेंगे ना, स्पाउस तो डेफिनेटली क्या बनेगी बताओ? उसकी रिलेटिव बनेगी। अब सुनते रहो बातें। स्पाउस का ब्रदर, ओके, स्पाउस की सिस्टर, स्पाउस के फादर, स्पाउस की मदर,
ओके। और स्पाउस के कोई भी लीनियल एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट, स्पाउस के कोई भी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब स्पाउस के दादा परदादा वगैरह वगैरह, ये लीनियल एसेंडेंट हो गए। डिसेंडेंट कौन? स्पाउस के बच्चे वगैरह वगैरह। अब स्पाउस के बच्चे बोले तो इस इंडिविजुअल के भी तो बच्चे हो जाएंगे ना, तो ये सब उसके रिलेटिव रहेंगे। किसके? मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल के स्पाउस का ब्रदर, इंडिविजुअल के स्पाउस का सिस्टर की सिस्टर, इंडिविजुअल के स्पाउस के फादर, इंडिविजुअल के स्पाउस के मदर, और लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, ये सब कौन हो गए? इस इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव हो गए। इतना ही नहीं, इन सब के जो भी स्पाउसेस रहेंगे ये भी इस इंडिविजुअल के लिए क्या रहेंगे बताओ? रिलेटिव रहने लग जाएंगे। क्लियर है सबको? तो मतलब स्पाउस के ब्रदर की स्पाउस, स्पाउस के सिस्टर का स्पाउस, स्पाउस के फादर के स्पाउस, वो तो मदर ही हो गई ना। और ये सब ऐसे क्या रहेंगे बताओ? रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे। अब ना सिर्फ ससुराल की आपकी फैमिली रिलेटिव में आएंगी, बल्कि इंडिविजुअल का खुद का भाई, इंडिविजुअल की सिस्टर, इंडिविजुअल के फादर, इंडिविजुअल की मदर, और इंडिविजुअल के लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, मतलब दादा परदादा सब आ जाएंगे। ओके, ये सब क्या है बताओ? इसके लिए रिलेटिव है। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिविजुअल के फादर के ब्रदर और सिस्टर, और इंडिविजुअल के मदर के ब्रदर और सिस्टर, ये भी काय के अंदर आएंगे बच्चों? रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे। एंड डोंट फॉरगेट, इसमें के जितने लोग यहाँ पे मेंशन्ड है, इन सब के भी स्पाउसेस जो है वो आपके इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिलेटिव रहेंगे। ये डेफिनेशन जाननी इसके लिए जरूरी है, बिकॉज अगर इस इंडिविजुअल को इनमें से किसी से भी कितनी भी अमाउंट मिले, किसी से उसे लैंड मिल जाए 10 लाख का फुकट में, कोई उसे 50 लाख का कैश दे दे फुकट में, अरे भाई कुछ भी दे, बट इस इंडिविजुअल के हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 56(2)(10), बिकॉज ये मिला किससे बताओ? रिलेटिव से। तो इन रिलेटिव से कुछ भी मिल जाए विदाउट कंसिडरेशन, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 56(2)(10). इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इंडिविजुअल के मैरिज के टाइम कुछ भी पैसा मिले तो वो भी क्या होगा? 56(2)(10) के अंदर कवर नहीं होगा। याद रखना, मैरिज की ही बात चल रही है। आप बोलोगे सर मैरिज एनिवर्सरी थी, नहीं चलता। इंडिविजुअल के पापा के मैरिज पे, पापा के मैरिज कैसे होगा? मान लीजिए पापा को उसके बेटे के मैरिज पे अगर लेट से पैसे मिलते हैं, ओके, तो क्या उसको एग्जम्प्ट होगा? उसके पापा को टैक्सेबल नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं, सिर्फ उस इंडिविजुअल के मैरिज पे इंडिविजुअल को जो पैसा मिला दैट विल नेवर गेट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10). होप सो समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद थर्ड, ऑन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, कोई डोनेट करना चाहता था कुछ मनी या पे करना चाहता था, तो उसकी कंटेम्पलेशन पे किसी को दिया गया तो उस पर भी कभी टैक्स नहीं लगेगा 56(2)(10) में। और चौथी बात, किसी के विल पे अगर आप ट्रांसफर करते हो तो वो भी उसको भी 56(2)(10) के अंदर कवर नहीं करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट, मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, बट वो कभी आते नहीं है। इन तीनों चारों के इर्द गिर्द ही ये सवाल घूमते हैं, तो मैंने ये सब बातें आपको बता दी है। होप सो सबको हेल्प होगी। ये आपका लास्ट सेक्शन था अभी तक का। ओके, अब इसमें एक और सेक्शन पेंडिंग है जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आपके आईएफओएस में चार्ज होता है, एंड दैट इज व्हाट? योर डिविडेंड। ओके, 56(2)(1), इट इज फॉर व्हाट? डिविडेंड। याद रखना बच्चों, जो डिविडेंड इनकम है ये स्पेसिफिकली चार्ज होती है। ओके, और स्पेसिफिकली चार्ज कहां पे होगी बताओ? आपके आईएफओएस के ही अंदर ये स्पेसिफिकली चार्ज होती है। कौन सी इनकम बताना? इस आपके डिविडेंड की इनकम। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आईएफओएस में जाके चार्ज होती है। आप पूछेंगे सर, अगर कोई बंदा जिसका काम है शेयर्स लेना और बेचना, ओके, शेयर्स के परचेस और सेल का जिसका काम है, उस बंदे को अगर डिविडेंड मिले तो सर हम पीजीपीपी में डाले या आईएफओएस में डाले? बेटा मेरी बात सुन लो, पीजीपीपी का नाम भी मत निकालो, जब तक डिविडेंड है तब तक वो आईएफओएस में जाएगा। भले ही तुम्हारी बिजनेस एक्टिविटी है शेयर लेना बेचना, तो भी डिविडेंड आया तो आप लोग आईएफओएस में चार्ज करोगे। बट डिविडेंड में ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड। इसमें और क्या आ जाता है बताओ? डिम्ड डिविडेंड भी आ जाता है।
डीम डिविडेंड में कुछ सेक्शन है, सेक्शन 222A। इसमें बोला गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर आपका कंपनी है, वो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से रिलीज करती है कुछ असेट, लेट से कैश वगैरह दे देती है आपके शेयर होल्डर्स को, तो वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा या उसे डीम डिविडेंड बोला जाएगा। ओके, उसके अलावा अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर्स बांटती है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भले ही वो विथ और विदाउट इंटरेस्ट है, तो याद रखना टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ओके, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर दिए 20 लाख के, और कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 15 लाख का। ओके, 15 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, तो डिबेंचर तो 20 लाख के फुकट में दिए, तो क्या 20 लाख को डिम डिविडेंड बोला जाएगा? क्या जवाब है जी नहीं। डिम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 15 लाख के तो सिर्फ 15 लाख ही आपका डिम्ड डिविडेंड माना जाएगा। होप सो समझा होगा। ये 222B था। और एक बात याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देते हो चलता, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दोगे तो ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ओके, याद रखो। उसके बाद सेक्शन 56(2)(c), डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन। कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो याद रखो ये लिक्विडेशन की डेट है, तो मान लीजिए लिक्विडेशन के डेट के पहले जो भी अमाउंट दी जाएगी शेयर होल्डर को तो ये डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी, बट लिक्विडेशन के बाद कोई भी अमाउंट दी जाए तो ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ओके, ये बातें याद रखो, स्पेसिफिकली बता रहा हूं, लिक्विडेशन के पहले मिला डीम्ड डिविडेंड, लिक्विडेशन के बाद में कोई भी अमाउंट मिली नॉट डीम्ड एज डिविडेंड। ओके, याद रखना। उसके बाद 222D, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर कोई कंपनी अपनी कैपिटल रिड्यूस करे तो शेयर होल्डर को जो पैसा मिलेगा उसे भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ओके, याद रखना, बट ये टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 222E, इसको समझ के लेना पड़ेगा। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज वाई इसको इज्जत उतनी देनी पड़ेगी। 222E समझ के लेना। मान लीजिए कोई कंपनी है और इस कंपनी में ये शेयर होल्डर है, इसने इस कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर्स जो है वो होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, तो कंपनी इस बंदे को अगर एडवांस या लोन दे तो याद रखना ये एडवांस और लोन डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, इसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, अगर कंपनी किसे ऐसे फर्म को या ऐसी कंपनी को पेमेंट कर दे काय का, एडवांस या लोन का, जिसमें इस शेयर होल्डर का या तो 20% प्रॉफिट में शेयर है या 20% का वोटिंग राइट है। ओके, मतलब कंपनी ऐसे किसी पर्टिकुलर फर्म या कंपनी को एडवांस या लोन दे रही है जिसमें शेयर होल्डर का 20% का प्रॉफिट या फिर 20% का वोटिंग पावर है, तो इसे भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। या फिर इसके अलावा कंपनी किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करे और एडवांस दे या फिर लोन दे, लेकिन काय के लिए, फॉर द अमाउंट पेबल बाय शेयर होल्डर, फॉर द अमाउंट पेबल बाय होम, शेयर होल्डर। मतलब इस शेयर होल्डर को इसको अमाउंट देनी बाकी थी, तो इसको देने के बजाय, इसने खुद ने देने के बजाय कंपनी को बोला भाई तुम उसे एडवांस दे दो, तो ये भी क्या होगा बताओ, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ओके, तो गाइज इसके लॉजिक वगैरह मैं नॉर्मल क्लास में बताता हूँ क्यों होता है क्या होता है, बिकॉज आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आपको सिर्फ आप क्रक्स समझने पड़ेंगे कि किसको डीम्ड डिविडेंड बोलोगे किसको नहीं, तो दैट इज मैं पूरा लॉजिक अभी बता नहीं पाऊंगा। ओके, बस ध्यान रखना ये बात, ये डीम्ड डिविडेंड के अंदर कवर हो जाएगा। ओके, तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट, और एडवांस वगैरह मैंने आपको बताया। एक्सेप्शन है, अगर किसी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है लोन वगैरह ग्रांट करना, तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। या आपने पहले लोन दिया उसे डीम्ड डिविडेंड मान लिया और बाद में आप सचमुच में डिविडेंड दे रहे हो कोई कंपनी, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड में नहीं आएगी। और कंपनी अगर खुद के शेयर खुद परचेस करे वो भी डीम्ड डिविडेंड में नहीं आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट। और एक चीज याद रखना, जो भी ट्रेड एडवांस दिया जाता है, मतलब
अगर लेट से इस कंपनी का इस शेयर होल्डर के साथ, जिसका 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, इसके साथ में कोई बिजनेस एक्टिविटी है कंपनी की, तो कंपनी इसको उसके कंटेक्स्ट में अगर एडवांस दे दे तो वहां पे डीम्ड डिविडेंड नहीं बोला जाएगा। तो ट्रेड एडवांसेस जो है उसे डीम्ड डिविडेंड नहीं नहीं माना जाएगा। आई होप सो सबके दिमाग में ये बातें गई होगी। ओके, और बच्चों ये सब हम लोगों ने यहाँ से आगे देख लिया, और सारे सेक्शन जो स्पेसिफिकली आईएफओएस में जाके चार्ज होते हैं तो ये हम लोगों ने कवर कर लिए। अब इसके अलावा बच्चों ऐसी कुछ चीजें हैं जो अगर आपके आईएफओएस के अंदर चार्ज, सॉरी पीजीबीपी में चार्ज ना हो, तो वो आपके आईएफओएस के अंदर आके चार्ज होने लग जाती है। तो ये आपको पेज नंबर 4.469 से मिलेगी। तो मैं चाहता हूं जस्ट आप लोग आपके तरफ से इसके सिर्फ ओवरव्यू कर लो, दैट विल बी इनफ फॉर इट। ओके, सिर्फ इसमें एक आध दो बातें याद रखना, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इंडिविजुअल के लिए 3500 एग्जाम्प्ट होगा, 7000 एग्जाम्प्ट होगा जॉइंट अकाउंट के लिए। ऐसी कुछ बातें होती है जो आपको याद रखनी है, अदरवाइज आप इसमें ज्यादा टेंशन ना भी लो, चलेगा। ओके, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, तो आप मेन मेन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, ये भी आप लोग नहीं भी करो चलेगा, सिर्फ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का समझ लो, अगर वो सैलरी और पीजीबीपी में नहीं गया तो आईएफओएस में जाएगा। उसके अलावा रेसिडुअल इनकम, अब जैसे एमपी एमएलए की जो सैलरी होती है, नाम के लिए सैलरी है बट याद रखना सैलरी में चार्ज नहीं होगा, वो हमेशा आईएफओएस में चार्ज होगा। ओके, तो ये बातें याद रखो। 115 बीबी के बारे में मैं बोल रहा था कि कैजुअल इनकम होती है लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग की, उस पर फ्लैट 30% से आपका इंटरेस्ट टैक्स लगेगा, उसके साथ 4% का सेस भी लगेगा, और इसके खिलाफ किसी भी एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता है। चैप्टर 6 ए का भी आपको यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें याद रखना। सेक्शन 57 में एक बेसिक बात आपको बता दूं, जो जो चीजें या जो जो खर्चा आपने किया फॉर अर्निंग आईएफओएस की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अर्न करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। अगर आपको एम्प्लॉयज से कंट्रीब्यूशन मिला था प्रोविडेंट फंड वगैरह में डालने के लिए, तो वो पहले आपकी इनकम मानी जाती है, और अगर आप उसको डिपॉजिट कर दो प्रोविडेंट फंड वगैरह में तो ही आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलता है। आप अगर लेटिंग ऑफ हायर प्लांट एंड मशीनरी कर रहे हो तो वो धंधा है आपका, तो पीजीपीपी में जाएगा, नहीं तो आईएफओएस में जाएगा। और जब आईएफओएस में आएगा तो उस पर अगर आप रिपेयर करते हो या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो या डेप्रिसिएशन जो भी रहेगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। फैमिली पेंशन, अगर मान लीजिए आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन बोले तो एक पर्टिकुलर बंदे के डेथ के बाद जो उसके फैमिली को मिलेगा उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। कितने एग्जाम? 33 1/3%, दैट इज 1/3 ऑफ इनकम, और 15,000 विच एवर इज लेस, इतना एग्जाम्पशन मिलेगा। बट डोंट फॉरगेट जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अगर वैसा कोई बंदा उसके ऑपरेशनल ड्यूटी के टाइम उसकी डेथ हो जाती है तो याद रखना वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, पूरा उसके बच्चों के हाथ में, उसके विडो के हाथ में एग्जम्प्ट होगा पेंशन। या कोई बंदा वीर चक्र परमवीर चक्र के ऐसे गैलेंट्री अवार्ड उसे अगर मिले होंगे तो याद रखो उसका भी सब कुछ क्या होगा, एग्जम्प्ट होने लग जाएगा। ओके, आप कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो जो आपने लगाया फॉर अर्निंग दैट इनकम, तो उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ओके, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन था जो मैंने बोला आईएफओएस में चार्ज होगा, उसमें से फ्लैट 50% की आपको डिडक्शन मिलने लग जाएगी। ओके, तो ये बात भी अच्छे से याद रखना, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और डिडक्शन कुछ अलावेबल नहीं है, तो बस इतना याद रखो, कोई इनकम आप आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो और उसका टीडीएस पे नहीं किया तो याद रखना उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, या आप किसी रिलेटेड पर्सन को पेमेंट कर रहे हो एक्सेसिवली, एक्स्ट्रा ही पेमेंट कर रहे हो डिडक्शन के लिए, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हो तो। ओके, याद रखना। और अगर किसी रेसिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हो और उस पर टीडीएस डिडक्टिबल था बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो 30% आपका फ्लैट उड़ जाएगा, उतने का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखना, और कैजुअल इनकम पे तो नहीं मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आईएफओएस, और मैंने एक हम्बल ट्राई किया आप लोगों को ये कम टाइम में रिवाइज कराने का। होप सो आप लोग अच्छे से करोगे। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।